हेलो, वेलकम, नमस्ते, सुस्वागतम, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे। और यूपीएसआई की परीक्षा आपकी 14 और 15 मार्च को है, उसको लेकर के तैयारी रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग की तैयारी। आज है अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 20। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ रहे हैं, स्वागत है आप सब लोगों का। फटाफट से जुड़ जाइए और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सत्र। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है एनालॉजी से। घोष्ठ का संबंध VURIH से है, तो स्केल का संबंध किससे होगा, यह हमसे जानना चाहता है। लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। घोष्ठ का संबंध VURIH से है, तो आखिरकार लेटर्स के आधार पर देखा जाए क्या चल रहा है। लेटर्स की प्लेस वैल्यू के आधार पर अगर देखते हैं तो क्या मिलता है। रिवर्स में चलने पर T से V ये प्लस का 2 मिल रहा है। S से U 19 से 21 ये भी प्लस का 2 है। O से R ये क्या हो रहा है, 15 से 18 यानी प्लस का 3 हो रहा है। H से I 8 से 9 प्लस का 1 और G से H 7 से 8 यानी प्लस का 1। यानी कि रिवर्स में पहले दो में प्लस का 1, बीच वाले में प्लस का 3 और अंतिम दो में प्लस का 2 चल रहा है। ये लॉजिक मिला। इस लॉजिक के आधार पर अगर आगे चलेंगे तो E प्लस 2 करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, G। L प्लस 2 करेंगे तो N मिलना चाहिए। GN से दो दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, फिर A प्लस का 3 करना चाहिए, तो A प्लस 3 यानी 4 यानी कि D। तो GND करके भी तीन तीन ऑप्शन है। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो C प्लस 2 करेंगे तो D मिलेगा और C प्लस 1 करेंगे तो D मिलेगा और S प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, T। यानी GNDDT ऑप्शन नंबर C हमारे इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। ठीक, गुड इवनिंग एवरीवन, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं क्लास से, स्वागत है आप सबका। राधे राधे। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा। सिलोगिज्म से दिया गया है, सम मेलन्स आर बनानाज, नो बनाना इज चेरी एंड ऑल चेरीज आर लीचीज, ऐसा करके दिया है। सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो सम मेलन्स आर बनानाज, कुछ मेलन्स क्या हैं, बनानाज हैं। ठीक है। नो बनाना इज चेरी, कोई भी बनाना चेरी नहीं है। एंड ऑल चेरीज आर लीचीज, जितनी भी चेरी हैं सारी की सारी क्या हैं, लीची हैं। ठीक, ये हमारा फिगर बना। इस फिगर के लिए जब पहले निष्कर्ष पर चलते हैं तो कहता है सम लीचीज आर नॉट बनाना, कुछ लीची बनाना नहीं है। फिर कहता है सभी केले खरबूजे हैं, दैट मीन्स ऑल बनानाज आर मेलन एंड ऑल लीचीज आर चेरी। ठीक, जब आप कंक्लूजन चेक करने जाएंगे कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही कंक्लूजन है, तो फिर आपको क्या मिलता है, जरा ध्यान से देखना। उसने हमसे कहा सम लीचीज आर नॉट बनानाज, कुछ लीची क्या है, बनाना नहीं है, कुछ लीची बनाना नहीं है। जरा इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है, सभी चेरी क्या है, लीची है। सभी चेरी क्या है, लीची। और कोई भी चेरी बनाना नहीं है या कोई भी बनाना चेरी नहीं है। ठीक, यानी अगर कोई भी बनाना चेरी नहीं है तो कोई चेरी भी बनाना नहीं होगी। और सभी चेरी क्या है, लीची है। तो लीची के जितने हिस्से में चेरी है, लीची के जितने हिस्से में चेरी है, लीची का उतना हिस्सा चेरी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अगर लीची का यह हिस्सा चेरी के बराबर है और कोई भी चेरी लीच बनाना नहीं है, तो लीची का वो हिस्सा जो चेरी है वो हिस्सा भी बनाना नहीं होगा। यानी कुछ लीची बनाना नहीं है। सम लीचीज आर नॉट बनाना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, फिर कहता है ऑल बनानाज आर मेलन्स, तो मेलन का बनाना से, मेलन और बनाना के बीच रिलेशन है सम का, और पूछ रहा है ऑल, तो क्या हो जाएगा, गलत। सम के रिलेशन में हम सभी को कैसे सही करेंगे। फिर कहता है ऑल लीचीज आर चेरी, तो देखो लीची से जरा चेरी की तरफ आओ, लीची से चेरी, बाहर से अंदर आ रहे हो ना। और हमने क्या बताया है, अगर बाहर से अंदर आओ तो सम वाला सही, ऑल वाला गलत होता है। लीची से बनाना आ रहे हो यानी बाहर से अंदर आ रहे हो, और पूछ क्या रहा है, ऑल, यानी क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक, अब इस प्रश्न का उत्तर क्या आया, अब इस प्रश्न का उत्तर आया कि केवल पहला निष्कर्ष सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, इसको फिर से समझ लो। अगर ऐसी कोई स्थिति दी जाए कि कोई भी ए बी नहीं है
और सभी बी क्या हैं, सी। जितने भी बी हैं वे सारे के सारे सी हैं, यानी बाहर वाला सर्कल जो क्या है, सी। सी के बाहर वाले सर्कल में ये बी रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, यानी सी का जो हिस्सा है उसके इतने हिस्से में कौन है, बी। ये वाला हिस्सा सी का किसके बराबर है, बी के, यानी सी का कुछ हिस्सा बी के बराबर है। और अगर कोई भी बी ए नहीं है तो सी का वो हिस्सा जो बी के बराबर है वो भी ए नहीं होगा, यानी कुछ सी ए नहीं है। क्या कर दिया, सही। सिमिलरली कुछ लीची बनाना नहीं है, क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, अगला कंक्लूजन आता है, ऑल प्लेन्स आर फ्लैट, सम प्लेन्स आर कवर्ड एंड ऑल कवर्ड आर वेट। ठीक है, तो फिगर क्या बनेगा इसका, सम प्लेन्स आर कवर्ड, कुछ प्लेन्स क्या हैं, कवर्ड हैं। ऑल प्लेन्स आर फ्लैट, जितने भी प्लेन्स हैं सारे के सारे फ्लैट हैं। एंड ऑल कवर्ड आर वेट, जितने भी कवर्ड हैं वे सारे के सारे वेट हैं। ये बनेगा इसका फिगर। इस फिगर के लिए पहला कंक्लूजन है सम वेट आर प्लेन। तो जरा ध्यान से देखो, सम वेट आर प्लेन को, ये प्लेन का हिस्सा है, ये वेट का हिस्सा है। प्लेन और वेट के बीच आपस में सम का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है ना। प्लेन का कुछ हिस्सा वेट और वेट का कुछ हिस्सा किसमें है, प्लेन में, यानी कुछ प्लेन वेट है और कुछ वेट क्या है, प्लेन है। ठीक, उसने कहा है सम वेट आर प्लेन, तो वेट और प्लेन के बीच रिलेशन है सम का, पूछ भी रहा है सम, यानी पहला वाला सही है। फिर कहता है सम वेट आर प्लेन, अगेन कुछ आर्द्र मैदान है, समतल, सभी मैदान समतल है। ऑल प्लेन्स आर फ्लैट्स, ठीक है। फिर पूछ रहा है सम वेट आर फ्लैट, यहां पर फ्लैट करना चाहिए, कुछ आर्द्र क्या है, मैदान है। हालांकि अगर हम फ्लैट का अब किसके साथ, वेट के साथ संबंध निकालेंगे, तो देखो ये फ्लैट का सर्कल है, ये वेट का सर्कल है। अगेन फ्लैट और वेट के बीच में क्या रिलेशन है, सम का। तो पूछा भी क्या उसने, सम का। सम के केस में सम का कंक्लूजन सही। फिर कहता है कुछ प्लेन मैदान है, सम प्लेन्स आर प्लेन्स लिख दिया है, सम प्लेन्स आर फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, दैट सम प्लेन्स आर फ्लैट्स। ठीक, फिगर क्या दिखा रहा है, प्लेन से फ्लैट की तरफ जाओ तो अंदर से बाहर जा रहे हो ना, अंदर से बाहर। अगर अंदर से बाहर जा रहे हो तो चाहे ऑल की कंडीशन आवे चाहे सम की कंडीशन आवे, दोनों ही कंडीशंस क्या होती हैं, सही होती हैं। ठीक, तो उसने कहा है सम प्लेन्स आर फ्लैट, तो प्लेन से फ्लैट पर जा रहे हो तो अंदर से बाहर जा रहे हो, यानी पूछा क्या उसने, सम, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। यानी तीन के तीनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। ऐसा कहां लिखा है, बी वाले में, कि 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं, और बी कहां लिखा है, बी लिखा है ए में, तो ए इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक, सिलॉक्स के दोनों क्वेश्चन आज मजेदार थे। आओ भाई अगला क्वेश्चन ये रहा, दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन और धारणा का क्वेश्चन है। कथन है सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटना होती है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटना होती है। ठीक, ये किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के लिए कौन सा अजम्पशन सही है ये बताना है। ठीक है, तो पहला अजम्पशन है धीमी गति से वाहन चलाने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है या बचा जा सकेगा। इसका अर्थ हुआ कि दिए गए कथन के अनुसार गलत साइड में अगर आप धीमी गति से वाहन चलाएंगे तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा। क्या यह अजम्पशन सही होना चाहिए? नहीं, व्यक्ति ने कहा है कि सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटना होती है, तो व्यक्ति के कथन के अनुसार वो सड़क में गलत साइड के बारे में चर्चा कर रहा है कि यदि आप रॉन्ग साइड पर वाहन चलाएंगे तो दुर्घटना का खतरा होगा, दुर्घटना हो सकती है। क्या उसने स्पीड के बारे में कोई बात कही है क्या, कि नहीं रॉन्ग साइड में कम स्पीड में चला के निकल जाओ तो निकल जाओगे, दुर्घटना नहीं होगी? नहीं ना, तो पहला वाला अजम्पशन क्या है, गलत है, स्पीड की बात नहीं की गई। ठीक, दूसरा कहता है यातायात नियमों का पालन करने से सड़कें दुर्घटना मुक्त रहेंगी। कैसा अजम्पशन होगा? अब जिस भी व्यक्ति ने यह स्टेटमेंट दिया है कि सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटना होती है, उसने यह स्टेटमेंट देने के पहले क्या सोचा होगा कि यदि सभी व्यक्ति अपनी लेन में अपनी साइड में गाड़ी चलाएं और यातायात के नियमों का पालन करें
तो दुर्घटनाओं की संभावना को नगण्य किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। यही सोच करके उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया ना। तो सेकंड वाला अजम्पशन क्या है कि यातायात नियमों का पालन करके सड़कें दुर्घटना मुक्त रहेंगी। ये अजम्पशन कैसा है? सही। पहला वाला वाहन की गति का कोई स्टेटमेंट में शामिल नहीं किया गया बात को, इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा अजम्पशन सही है, ऐसा दिया गया है बी में, बी दिया गया है सी में, तो सी इज राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए लड़की कहती है, उसकी मां मेरे पिता की इकलौती बहन है। लड़के का लड़की के साथ संबंध कजिन का हो गया, सीधा सीधा। ठीक है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक लड़की कहती है, क्या कहती है? कि उसकी मां यानी इस लड़के की मां मेरे पिता की इकलौती बहन है। तो पिता की इकलौती बहन कौन कहलाएगी? बुआ। इस लड़की के पिता की इकलौती बहन इस लड़की के लिए इसकी बुआ कहलाएगी। तो ये लड़का कौन हुआ? इस लड़की की बुआ का लड़का हुआ। तो ये लड़के का लड़की के संबंध क्या हुआ? फुफेरा भाई यानी कि कजिन का संबंध हो जाएगा, जो कहां दिया है? ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर हो गया। ठीक। क्लासेस को एक बार शेयर कर दो आप लोग, जितने भी लोग देख रहे हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चूज द ऑड वन आउट। विजातीय को चुनिए, अलग को चुनना है। 225, 441, 1225, 961 और 343 स्क्वायर्स की संख्याएं नजर आ रही हैं और अलग चुनना है। तो अलग इनमें से 343 नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि 343 7 का क्यूब होता है, 961 31 का स्क्वायर है, 1225 35 का स्क्वायर है और 225 15 का स्क्वायर है। तो अलग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, वो क्यूब है, बाकी सारे स्क्वायर है। ठीक। क्या पूछा है? दी गई श्रृंखला के लिए अगला चित्र कौन सा होगा? दी गई श्रृंखला के लिए अगला चित्र कौन सा होगा? नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन। ट्रायंगल बने हुए हैं और ट्रायंगल्स के अंदर कुछ लाइंस हैं। ठीक। अगर इन लाइंस को चेक करते हैं तो उस हिसाब से यहां 1 2 और 3 कितनी लाइंस हैं? यहां 3 लाइंस हैं। यहां पर 2 2 4 1 5 लाइंस हैं। यहां पर 2 2 4 2 6 और 1 7 लाइंस हैं। तो 3 5 और 7 अगर इसी क्रम में चलें तो अगली बार एक लाइन होनी चाहिए, लेकिन इस वाले फिगर में लाइंस की संख्या कुछ ज्यादा नजर आ रही है। इस वाले फिगर में ठीक है, इस वाले फिगर में लाइंस की संख्या कुछ ज्यादा नजर आ रही है। आओ भैया देख लिया जाए कितनी लाइंस हैं। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11। ठीक है, ये भी लाइंस बनी हुई हैं, ये है और इसके नीचे भी है। ठीक। तो यहां पर 11 लाइंस हैं। अब अगर लाइंस की संख्या के आधार पर चलें तो 11 7 5 और 3, तो आगे क्या होना चाहिए? 2 2 का अंतर तो नहीं चल रहा है, लेकिन 11 7 5 और 3 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है? और अगर अभाज्य संख्याओं में लाइंस कम हो रही हैं या अभाज्य संख्याओं की स्थिति में लाइंस दी गई हैं, तो 11 7 5 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी? 2, यानी 2 लाइंस वाला फिगर कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में, और ऑप्शन नंबर ए ही हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विकल्प में से कौन सी आकृति इस आकृति को पूर्ण करेगी? ठीक है, तो 2 स्टार होने चाहिए। ए वाला गलत है, बी वाले में 2 स्टार तो हैं, लेकिन शेडेड एरिया गलत है, ये भी गलत है। सी केवल इसका उत्तर आएगा, बाकी कोई भी इसका उत्तर नहीं। ठीक। ओके, आओ ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन को पकड़ें। एक कक्षा के सभी 24 विद्यार्थी, टोटल वैल्यू उसने दे रखी है 24, उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अमित दाएं सिरे से तीसरे, मारिया बाएं सिरे से तीसरे है। मारिया और अमित के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? यानी बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं? क्या जानना चाहता है? मिड वैल्यू हमसे जानना चाहता है। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? मिड वैल्यू इज टोटल वैल्यू का डिफरेंस ले लेते हैं गिवन वैल्यू से। गिवन वैल्यू क्या है?
अमित का स्थान दाएं से तीसरा है, जबकि मारिया का स्थान बाएं से तीसरा है। तो गिवन वैल्यू जो दी जाती है लेफ्ट और राइट से उसी को जोड़ करके कर देते हैं। ठीक, तो 24 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 18, यानी कि मारिया और अमित के बीच में कितने लोग हैं? 18 लोग हैं। फिगर में स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी कि मारिया बाएं से तीसरे स्थान पर है, अमित दाएं से तीसरे स्थान पर है, और उनके बीच में लोगों की संख्या क्या है? 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विषम का चयन करें। क्रॉसिंग, जंक्शन, टर्मिनस और सेंट्रल। ठीक है, इनमें से अलग कौन सा है? समझ आ रहा होगा कि क्रॉसिंग अलग है। ठीक है, क्रॉसिंग ट्रेनों को सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए यातायात में सड़कों के बीच में लगाई जाती हैं ताकि ट्रेनें सुरक्षित तौर पर निकल सकें और यातायात के दौरान किसी को कोई किसी प्रकार की हानि ना हो। ठीक है, इसके अलावा जंक्शंस, टर्मिनस और सेंट्रल, ये क्या हैं? रेलवे के अलग अलग स्टेशंस होते हैं। ठीक है, रेलवे के अलग अलग स्टेशंस होते हैं। उन स्टेशंस में किसी को टर्मिनस बोल देते हैं, किसी को सेंट्रल बोल देते हैं और किसी को जंक्शन बोल देते हैं। ठीक, जैसे सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल स्टेशन है। ठीक है, कानपुर सेंट्रल स्टेशन है। लखनऊ जंक्शन है, लखनऊ जंक्शन है। बांद्रा क्या है? टर्मिनस है, बांद्रा टर्मिनस, मुंबई का बांद्रा टर्मिनस। ठीक, अब किसी को जंक्शन, किसी को टर्मिनस, किसी को सेंट्रल क्यों कहा जाता है, इसकी अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं रेलवे के संबंध में, यहां पर नहीं बताएंगे, कभी मूड हुआ तो अलग से बता देंगे कि सेंट्रल, टर्मिनस और जंक्शन में अंतर क्या होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नंबर सीरीज आ गई है भैया, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करनी है। आइए अगली संख्या ज्ञात करें। 6, 24, 60, 120 और 210 पर जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, प्लस माइनस करके देखते हैं क्या चल रहा है। तो 6 से 24 में सीधे 18 करते हैं, 24 से 60 में करते हैं सीधा 36, दुगना हो रहा है। 60 से 120, ये प्लस का 60 हो रहा है, दुगना नहीं, और ये हो रहा है 90। अब नीचे चल करके देखें, एक और लेयर ब्रेक करें तब पता चले। 18 से 36 में ये 18 का अंतर है, 36 से 60 में ये 24 का अंतर है, और 60 से 90 में ये 30 का अंतर है। अब क्लियर हुआ कि 18 से 24 में 6 का, 24 से 6 में 30 का, 3 लेयर में क्वेश्चन ब्रेक हुआ है और अंतिम लेयर में प्लस का 6 सब जगह चल रहा है। तो अगर यही चलाएंगे तो अगली बार 30 प्लस 6 करने पर क्या आता है? 36 आता है। ठीक, और 90 में क्या करें? 36 को जोड़ें तो कितना आता है? 9 3 12 यानी 126, और 310 में अगर 126 को जोड़ेंगे तो आता है 336। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन, 10, 14, 18, 26, 34, 46 क्वेश्चन मार्क, पास पास की संख्याएं, अगेन प्लस माइनस चल रहा होगा। क्या चल रहा है प्लस माइनस में? तो 10 से 14 में प्लस का 4, 14 से 18 में भी प्लस का 4 है, दोनों जगह प्लस का 4 है भाई। आओ पहले आगे चेक करें। 18 से 26 प्लस का 8 हो रहा है, 26 से 34 प्लस का 8 हो रहा है, यानी दो दो के सेट में चल रहा है। पहले दो में प्लस का 4, दूसरे दो में प्लस का 8, तो तीसरे में 34 से 46 जा रहे हैं, 6 6 12 यानी प्लस का 12। तो अगली बार भी प्लस का 12 कर दें तो 46 12 होता है 58, विच इज राइट आंसर। ठीक, अगला वेन डायग्राम का क्वेश्चन, कौन सी संख्या उन पुरुषों को दर्शाती है जो केवल, शब्द दे दिया है, केवल लेखक और शिक्षक हैं। दिया क्या क्या है हमारे पास में? पुरुष है, लेखक है, पुलिस है और शिक्षक है। ठीक, इतने लोग हमको दिए गए हैं और वो हमसे कह रहा है कि ऐसे पुरुषों की संख्या बताइए जो केवल लेखक और शिक्षक हैं, यानी पुलिस नहीं है। चूंकि केवल शब्द लगा है तो ये जो पुलिस वाला है ना, कौन सा सर्कल, इस पुलिस को यहां से हटा दिया जाए। अगर हम पुलिस को यहां से हटा दें तो अब मेन यानी कि ये, ऑथर यानी कि लेखक ये, और टीचर यानी कि ट्रायंगल, ये तीनों का कॉमन एरिया कौन सा है? तो तीनों का कॉमन एरिया है ये 1। ठीक, यानी ऐसे पुरुषों की संख्या जो केवल लेखक और शिक्षक हैं कितने हैं? 1 है। ठीक,
कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, कीप ईटिंग फ्रूट्स को जूको मा लिखा है, स्टॉप ईटिंग कार्ड्स MANTSM, डोनट स्टॉप फ्रूट्स JUSMRI करके लिखा है। दी गई कूट भाषा में कीप के लिए, किसके लिए, कीप के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है। आओ देखा जाए कीप कहां पर है। तो कीप हमको दिया गया है स्टेटमेंट नंबर 1 में। स्टेटमेंट को कंपेयर करके प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे। ईटिंग और फ्रूट्स को यहां से हटा दिया जाए, ठीक। तो अगर हम स्टेटमेंट 1 और 2 को कंपेयर करें तो MA और MA कॉमन है। अगर 1 और 3 को कंपेयर करें तो फ्रूट्स और फ्रूट्स कॉमन है, यानी JU और JU कॉमन है। क्या बचता है, केवल कीप। क्या बचता है, केवल KO। तो कीप का कोड क्या हो जाएगा, KO हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो हर सेट में यूपीएसआई के पूछा गया। कंक्लूजन नामक एक शब्द दिया है, व्यंजनों को अगले अक्षर से, वॉवेल्स को पिछले अक्षर से बदलना है। फिर सबसे घटिया काम वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। और फिर बताना है कि दाईं ओर से 7वां अक्षर क्या होगा, ठीक। अब मजबूरी है, जितनी शर्तें उसने कही वो सारी शर्तें हमको माननी पड़ेंगी, बिना माने काम नहीं चलेगा, ठीक। आओ मानते हैं फिर। तो शब्द दिया है कंक्लूजन, और इस कंक्लूजन नामक शब्द में वॉवेल्स को अगले, कॉन्सोनेंट को पिछले लेटर से बदलना है। तो C कॉन्सोनेंट को B से बदल दिया, O को P से बदल दिया, N को M से, C को B से, फिर L को K से, U को V से, S को R से, I को J से, फिर O को भी किससे, N से, नहीं अगले लेटर से यानी P से, और N को M से बदल दिया, ठीक। यानी कि जितने भी हमारे पास लेटर्स थे उनमें जितने भी वॉवेल्स हैं उन वॉवेल्स को अगले लेटर से बदल दिया गया और कॉन्सोनेंट को पिछले लेटर से। अब इनको वर्णानुक्रम में लिखना है और दाएं से 7वां अक्षर हमारा उत्तर होगा। टोटल कितने अक्षर हैं, 3 3 6 3 9 और 1 10। टोटल 10 अक्षर यहां पर हैं, यानी कि दाएं से 7वें अक्षर पर चलेंगे ना तो 3 3 6 और 1 7। जो बाएं से चौथा है वही दाएं से 7वां होगा। तो अब इसको जब अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकली तो सबसे पहले अक्षर लिखेंगे B 2 बार है तो 2 बार लिख लिया। C नहीं है, D नहीं है, E नहीं है, F नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, I नहीं है, J है तो J लिख लिया। J के बाद K है तो K लिख लिया। बाएं से चौथा अक्षर कौन सा आ रहा है, K, जो कि दाएं से 7वां होगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कहां गड़बड़ हो गई, B 2 बार दिया गया है, M O और N है, दाईं ओर से 7वां अक्षर अरेंज करना है। C को B से अरेंज किया, पिछले वाले से करना है ना। अरे गड़बड़ हो गई, देखो स्वरों को पिछले और कॉन्सोनेंट को अगले अक्षर से बदलना है, ठीक है। स्वरों को पिछले अक्षर से बदलना है, यानी O को किससे बदलोगे, O को N से बदलना है, U को T से बदलना है, I को H से बदलना है और O को N से बदलना है। कॉन्सोनेंट को अगले से बदलना है, यानी C को D से, N को O से, C को D से, L को M से, S को T से और N को किससे, O से बदला जाए, ठीक। अब इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, ABCD में से D मिल रहा है, कितनी दफा, 2 दफा D मिल रहा है। D के बाद हमको क्या मिलता है, तो D के बाद हमको यहां पर NOMTTHNO में H मिल जाएगा। H के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, M मिल जाएगा, ठीक है। M के पहले जो भी आता है I J K कुछ नहीं है, यानी चौथा अक्षर कौन सा आएगा, M आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आओ भाई, लिखने में उल्टा लिख जाता है, ऐसा बहुत बार होता है, ठीक। व्यंजनों को अगले से और स्वरों को पिछले से बदलना था, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 51,257 संबंधित है 20 से, तो 31,453 किससे संबंधित होगा।
बहुत बड़ी संख्या को 20 कर दिया है, आपस में जोड़ करके देखें 5 1 6 2 8 5 13 7 20, यानी इन सबको उठा करके जोड़ दो तो 20 आता है। ठीक, सबको उठा करके जोड़ दो, यानी 5 + 1 + 2 + 5 + 7 करो तो कितना आता है 20। सिमिलरली यहां पर भी एक काम कर लें, क्या 3 + 1 + 4 + 5 + 3, अगर इसको करते हैं तो कितना आएगा 3 + 1 + 4 + 5 + 3 कितना हो गया 4 4 8 5 13 और 3 16, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं? क्या फाइंड आउट करना है? 3 फाइंड आउट करना है, जिनमें से प्रत्येक से ठीक पहले या तो 1 हो या तो 2 हो, यानी या तो 3 के पहले 1 हो और या तो 3 के पहले क्या हो 2 हो, दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन इसके ठीक बाद में 6 या 8 इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना तो 6 होना चाहिए ना ही 8 होना चाहिए। ठीक, तो आओ 3 के पहले 1 या 2 ढूंढते हैं। यहां पर 3 के पहले 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, यहां पर भी 3 के पहले 1 या 2 नहीं है, तो यहां पर देखो 3 के पहले 2 है, क्या बाद में 8 या 6 है क्या? नहीं, यानी इस वाले 3 को काउंट करेंगे। ठीक, यहां पर देखो इस 3 के पहले 1 या 2 नहीं है, इस वाले 3 के पहले 1 है, लेकिन बाद में क्या दिया है 8, उसने मना किया है कि बाद में 6 या 8 नहीं होना चाहिए, ये काउंट नहीं करेंगे। यहां पर 3 के पहले 1 या 2 नहीं है, यहां पर 3 के पहले देखो 2 है और बाद में क्या है 5, यानी 6 और 8 नहीं है, इसको भी काउंट करेंगे। यहां पर 3 के पहले 1 है और बाद में 6 या 8 नहीं है, इसको भी काउंट करेंगे। यहां पर 3 के पहले तो 2 है लेकिन बाद में 6 दे दिया, ये काउंट नहीं करेंगे। तो ऐसे कितने 3 मिले? ऐसे 3 3 मिले, डी इसका उत्तर बन गया। अगली संख्या श्रेणी में ज्ञात करनी है, 4 से शुरू है, ऑप्शन 500 पर जा रहे, यानी मल्टीप्लाई के भरपूर चांसेस हैं। आओ फिर मल्टीप्लाई करके देखा जाए, 1 से गुणा करें, 4 1 कम 4, पहुंचना है 5 पर तो प्लस का 1 कर दें, 5 दूनी 10 से 9 पर पहुंचना है तो माइनस का 1। ठीक, +1 -1 ही चल रहा है, आओ चेक कर लेते हैं भाई। 9 तिया 27 होता है, प्लस का 1, हाँ कंफर्म है, अल्टरनेट में +1 -1 चल रहा है। फिर 28 × 4 112 -1 111, तो अगली बार इंटू 5 और प्लस का 1 करेंगे तो 11 × 5 = 55 प्लस का 1 56 होना चाहिए। 56 कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में, तो डी यानी कि 556 हमारे प्रश्न का उत्तर बना। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के दाएं छोर से, कहां से काउंट करना है? दाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है? ठीक, यानी राइट से 16वें के राइट में चौथा अक्षर कौन सा है? अपोजिट एंड को जोड़ लेते हैं, सेम एंड को माइनस कर लो, तो 16 में से 4 गया 12 आया, यानी जिस अक्षर के बारे में वो चर्चा कर रहा है वो 12वें स्थान पर है। कहां से? राइट से। अब हम राइट से प्लेस वैल्यू याद ही नहीं करते, हमको प्लेस वैल्यू कहां से पता है? लेफ्ट टू राइट, यानी ए से जेड। लेकिन अगर हमको राइट से जरूरत पड़ जाए तो हम क्या करते हैं? हमको पता है कि किसी भी लेटर की लेफ्ट प्लस राइट की प्लेस वैल्यूज का योग कितना होता है? 27। अगर आपको राइट से उसकी प्लेस वैल्यू पता करनी है तो क्या करो? 27 में से उसको घटा दो, या लेफ्ट से उसकी प्लेस वैल्यू पता करनी है तो 27 में से राइट को घटा दो। तो ये जो वैल्यू पता है 12वां, ये कहां से पता है? राइट से। अगर राइट से ये 12वां है तो 27 में से 12 घटा दो, कितना आ जाएगा? 15। कितना? 15, यानी लेफ्ट से कौन सा अक्षर होगा? 15वां अक्षर। लेफ्ट से 15वां अक्षर, राइट से 12वां था, 27 में से 12 घटाया तो कितना बचा? 15, यानी लेफ्ट से 15वां, और लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा होता है? ओ, सिफिलोरक्स, CFILO में ओ किस स्थान पर आता है? 15, तो 15वें स्थान पर ओ आ जाएगा, सी इसका उत्तर बन जाएगा। चकाचक एकदम। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोला? पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा है। पुरुष हमको दिया गया है, जिसकी ओर इशारा करते हुए स्टेटमेंट दिया है महिला ने। क्या स्टेटमेंट दिया? कहता है उसके पिता के पिता का इकलौता बेटा मेरा पिता है। ठीक, इस पुरुष के पिता के पिता का इकलौता बेटा,
इसी का पिता होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बताओ। उसने क्या कहा स्टेटमेंट में, उसने कहा कि इस पुरुष के पिता यानी इसके दादा का इकलौता बेटा, तो दादा किसको बोलेंगे, अपने पिता के पिता को, और मेरे पिता के पिता यानी मेरे दादा का इकलौता बेटा कौन हुआ, मेरा पिता हो गया। ठीक, तो इस पुरुष के पिता यानी इसके दादा के इकलौते बेटे यानी इसके पिता मेरे पिता हैं, इस महिला के पिता हैं, ऐसा उसने बोला है ना। देखो कि उसके पिता के पिता का इकलौता बेटा मेरा पिता है, अगर इस पुरुष का पिता ये है, इस महिला का पिता ये है, तो कह रहा है पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो पुरुष महिला का भाई हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग से। क्या कहता है, किसी कतार के आरंभ से तीसरे स्थान पर ए है, तो आरंभ से तीसरे स्थान पर कौन है, ए है। ठीक, ए और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, ए के बाद बी खड़ा है, तो ए और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, यहां पर बी है। ठीक, तो कहता है यदि कतार से प्रथम 2 व्यक्तियों को निकाल दिया जाए तो आरंभ से बी किस स्थान पर होगा। अभी बी का स्थान क्या हो ये बताओ पहले। तो ए आरंभ से तीसरे स्थान पर है, ए और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो 3 3 6 1 7। अभी बी का स्थान क्या है, 7 है कि नहीं है, अभी बी का स्थान क्या है, 7। कह रहा स्टार्टिंग से 2 व्यक्ति हटा दो, तो 7 में से 2 को माइनस कर दो, कितने व्यक्ति बचे, 5। यानी अब बी कहां से, आरंभ से 5वें स्थान पर होगा। एक पासे में 1 से 6 तक की संख्या है, 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, यानी 6 के अपोजिट क्या आएगा, तुमसे जानना चाहता है। आओ डाइस को कंपेयर किया जाए, 6 के अपोजिट क्या आएगा, 1 2 3 लिखा है, 1 2 4 लिखा है, तो 1 और 2 क्या है, कॉमन है, तो 3 और 4 अपोजिट हो गए, 3 और 4 अपोजिट हो गए। ठीक, और आगे बढ़े, अगर हम इस वाली डाइस को और इस वाली डाइस को ले लें, तो देखो यहां पर 1 और 4 कॉमन है, यहां पर भी 1 और 4 कॉमन है, क्या बचा, 2, क्या बचा, 5, यानी 5 और 2 कॉमन है। तो 6 फेसेस में से 3 और 4, 5 और 2 कॉमन है, तो क्या बचा, 1 और क्या बचा, 6, यानी 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 6 के विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, अगली संख्या श्रेणी में ज्ञात करनी है, 941 866 श्रृंखला रही है घट, और अगर घट रही है तो प्लस माइनस ही चलेगा, मल्टीप्लाई का कोई सीन नहीं है। आओ जरा आगे बढ़कर के देखते हैं कितना चल रहा है। ठीक है, यहां पर ये हो गया 70, यानी कि 34, एक 35 और 40, ये हो गया 75, माइनस का 75। यहां पर कितना मिलेगा, 6 में से 1 गया तो 5 मिला, 16 में से 7 गया तो 9, यानी माइनस का 95। यहां पर कितना मिलेगा, 11 में से 6 गया तो 5, और 6 में से 5 गया तो 1, और 7 में से 6 गया तो 1, यानी 115 माइनस का, तो ये तो 20 का अंतर सीधा सीधा है, 75 से 95 20 का अंतर है। ठीक, सिमिलरली 95 से 115 ये भी 20 का अंतर है, तो अगला अंतर भी कितने का होगा, 20 का, और उसका अगला अंतर भी कितने का होगा, 20 का। ठीक, तो 115 20 135, बिल्कुल ठीक है, 135 20 155 माइनस कर दो, किससे, 521 से 155 माइनस कर दो। ठीक, अगर माइनस करते हैं तो 500 में से 100 गया, बचा 421, 421 421 21 गया, बचा 429 और मिल रहा है हमको, है कि नहीं, हमारे पास टोटल। अंत में सब जगह 6 दिया हुआ है, 11 में 5 करके 6 कर दें तो भी नहीं आएगा। आओ फिर करके देखा जाए, यहां बचा हमारे पास में 6, यहां बचा हमारे पास में 6, यहां बचा हमारे पास में 3, यानी कि 366 कहां मिल रहा है, बी में, सो बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गूज इज रिलेटेड टू गॉसलिंग देन सीप इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, गूज किसको बोलते हैं, ये वाला शब्द, इसका उत्तर तुमको पता होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये गूज, ये सीप, ये कैसे शब्द हैं, कॉमन बोलचाल की भाषा में अक्सर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो भाई साहब गूज का मतलब होता है बतख,
ठीक है, कल एक क्वेश्चन किया था जिसमें प्लेटिपप था, यानी बतख जैसा एक जीव, बतख नहीं लेकिन बतख जैसा। अब बतख को क्या बोलते हैं? गूज बोलते हैं। ठीक, तो गूज माने बतख और गोजलिंग माने बतख का बच्चा। बतख के बच्चे को क्या बोलते हैं? गॉसलिंग बोलते हैं। ठीक है, सीप यानी कि भेड़, तो भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं? मेमना। मेमना की अंग्रेजी क्या होती है? लैम्ब, यानी सीप का संबंध किससे हो जाएगा? लैम्ब से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत चित्र में त्रिकोणों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है उस विकल्प का चयन करें। इस चित्र में कितने त्रिकोण हैं यह जानना चाहता है। अगर हम यहां त्रिकोणों की संख्या निकालने जाते हैं तो कितने त्रिकोण हमको मिल जाएंगे? आओ जरा चेक कर लिया जाए। 1 2 3 4, 4 त्रिकोण तो सीधे सीधे हैं। इसके अलावा एक ये वाला मिलेगा, ठीक, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 त्रिकोण और मिल रहे हैं, प्लस का 3 हो गया। इसके अलावा क्या कोई और त्रिकोण बनता है? क्या कोई और त्रिकोण इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा और कोई त्रिकोण नहीं है, तो इससे बड़ा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो 7 ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसमें अगर मैं एक लाइन यहां से यहां ऐसे खींच दूं, मिला दूं, बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं, आओ इसको एक शॉर्ट वीडियो में ऐसा बनाएंगे, यहां से यहां एक ऐसी लाइन खींच करके फिर बनाएंगे इसका शॉर्ट वीडियो। आओ फिलहाल आगे बढ़ें। पी क्यू तथा आर का भाई है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पी भाई है किसका? क्यू तथा आर का भाई है। एस टी की बेटी है जिसकी पत्नी आर है। ठीक है, एस किसकी बेटी है? टी की, जिसकी पत्नी कौन है? आर, तो आर पत्नी है किसकी? टी की, और एस कौन है? टी की बेटी है, तो टी उसका पिता हो गया क्योंकि आर उसकी पत्नी है किसकी? टी की। ठीक, तो एस टी की बेटी है जिसकी पत्नी आर है। टी का क्यू के साथ क्या संबंध है? किसका संबंध पूछा है? टी का संबंध पूछ रहा है क्यू के साथ में। अच्छा, क्यू का जेंडर हमको नहीं पता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि संबंध उसने पूछा है टी का क्यू से, तो कैसे निकालेंगे? टी किसका पति है? आर का। आर किसकी बहन है? क्यू, तो बहन के पति को क्या बोलते हैं? जीजा बोलते हैं। ठीक, यानी ब्रदर इन लॉ। तो टी क्यू का क्या है? ब्रदर इन लॉ, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला, दी गई श्रृंखला में से असंगत चित्र को ज्ञात करना है। हर सेट में यूपीएसआई ने पूछा था 2021 में, हम हर सेट में नहीं लाते, आज बहुत दिनों बाद ये वाला क्वेश्चन लाए। कुछ नहीं करना, प्लेस वैल्यू का प्रयोग करना है। बी की वैल्यू 2 होती है, एक्स की वैल्यू होती है 24। ठीक, ये कितना लिखा है? 24 लिखा है। ए की वैल्यू 1 और डब्ल्यू की वैल्यू 23, दोनों को जोड़ो तो कितना आता है? 24, और माइनस का 2 करो तो कितना आता है? 22। 24 और 2 कितना होता है? 26, और माइनस का 2 करो तो कितना आता है? 24। यानी दी गई प्लेस वैल्यूज को, दी गई लेटर्स की प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ करके माइनस का 2 करने पर हमको नंबर मिलता है। ठीक है, तो डी की प्लेस वैल्यू 4, जेड की प्लेस वैल्यू 26, यहां पर भी 26 4 30 माइनस 2 28 सही है। यानी अलग कौन सा हो जाएगा? यही चौथा वाला अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 25, तो 25 5 30, 30 ही लिख दिया, माइनस का 2 नहीं किया, यानी कौन अलग है? डी वाला अलग है। ठीक, अगला क्वेश्चन आया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से सीधे सीधे लेटर्स के रूप में वैल्यूज लिखी हैं, इस इक्वेशन में सेट करेंगे, आंसर निकल आएगा। जैसे ई की वैल्यू 16 है, तो 16 प्लस सी की वैल्यू 3 है, माइनस डी की वैल्यू 5 है, भागित ए की वैल्यू क्या है? 2 है, और गुणा बी की वैल्यू क्या है? 4 है। ठीक, बॉडमास रूल का प्रयोग करना है। बॉडमास रूल में सबसे पहले डिवाइड, तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर गुणा, तो 5 दूनी 10, 16 3 19, माइनस का 10 कितना आता है? 19 माइनस 10 आ जाएगा 9, और यही 9 हमारे प्रश्न का उत्तर बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर से वेन डायग्राम का क्वेश्चन। सर्कल दिखाता है विवाहित पुरुषों को, ये ट्रायंगल दिखाता है नियोजित पुरुषों को, और ये ट्रायंगल दिखाता है युवा पुरुषों को। पूछा क्या है? वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन नियोजित पुरुषों को दर्शाती है जो केवल युवा हैं? ठीक है, जो केवल युवा हैं, ऐसे नियोजित पुरुषों को कौन दिखाता है? ठीक,
यहां पर 3 लोग दिए गए हैं, विवाहित, नियोजित और युवा, और उसने हमारे शब्द में यहां पर केवल शब्द का प्रयोग कर लिया और क्या लिखा है, नियोजित पुरुष जो युवा है, नियोजित पुरुष जो केवल युवा है। ठीक, यानी क्या किया जाए, ऐसे नियोजित पुरुष जो केवल युवा हैं उनको दिखाएंगे, तो विवाहित को अपने एरिया से क्या करें, कैंसिल। विवाहित को अगर हम अपने एरिया से कैंसिल कर दें तो अब हमारे पास नियोजित और युवा बचा कि नहीं बचा। अब नियोजित और युवा का कॉमन एरिया कौन सा है, ये 2। ठीक, 2 क्या है, इसमें नियोजित पुरुष भी हैं और इसमें युवा पुरुष भी हैं, तो ऐसे नियोजित पुरुष जो केवल युवा हैं उनकी संख्या 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस और डायरेक्शन। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, समान बिंदु पर खड़े हैं। ए जाता है 7 किलोमीटर पूर्व में। ठीक, यहां से चलना शुरू कराएं, ए और बी दोनों यहां खड़े हैं, तो यहां पर खड़ा है ए, 7 किलोमीटर कहां जाता है, पूर्व में जाता है। ए को 7 किलोमीटर पूर्व में किया, कहता है दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, तो यहां से दाएं मुड़ा, कितना चला, 5 किलोमीटर चल दिया। फिर कहता है बाएं मुड़ता है, तो यहां से उसका बायां कहां पड़ेगा, पूर्व की ओर, फिर से बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर की दूरी को और तय करता है, तो यहां से उसको 6 किलोमीटर और चला दिया। ठीक, कहता है बी 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो यहीं पर दूसरा भी एक व्यक्ति खड़ा था, यहीं पर, कौन सा, बी, और कहता है बी 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो बी को 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला दिया जाए। ठीक, कहता है दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर, तो यहां से इसका दायां कहां पड़ेगा, ऊपर उत्तर की ओर, तो दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ करके कितना चलता है, 6 किलोमीटर। फिर कहता है फिर से दाएं मुड़ता है 18 किलोमीटर चलने के लिए। ठीक, तो दाएं मुड़ा है, दायां इस तरफ पड़ेगा, कितनी दूरी तय किया है, 18 किलोमीटर की। ध्यान से देखो जरा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 5 है, ये 7 है, 7 5 12, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, यानी 12 6 18, यानी कि ए यहां पर रुका था करके, और जो बी है वो राइट मुड़ करके 18 किलोमीटर की दूरी यदि तय करता है, यानी इस बिंदु के बिल्कुल ऊपर आकर के रुकता है, 18 किलोमीटर। ठीक, यहां पर कौन रुका था, ए, तो यहां पर आकर के कौन रुका, अब हमारे पास में बी रुका। ठीक, तो उसने कहा ए बी से कितनी दूरी पर है, यानी तुमसे कौन सी डिस्टेंस वो जानना चाहता था, तो तुमसे ये वाली डिस्टेंस जानना चाहता था। अब बताओ ये डिस्टेंस कितनी है। ठीक, यहां से यहां तक ये 6 है, तो ये 6 होगी, ये 5 है तो ये 5 होगी, तो 6 और 5 टोटल कितना हो गया, 11 है, यानी ए और बी के बीच इस समय 11 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर से ब्लड रिलेशन से है, लेकिन अब की बार कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया है। आसान है, इक्वेशन दी गई है, फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। आओ जरा ड्रॉ की जाए, क्या बनता है, स्टार का मतलब क्या दिया है, स्टार का मतलब है मां, यानी पी क्यू की मां है, तो पी माता है क्यू की। माइनस का अर्थ दिया है बहन, यानी क्यू आर की बहन है, तो क्यू आर की बहन है। फिर से माइनस का मतलब बहन है, यानी आर एस की बहन है। ये इसका फिगर बना। क्वेश्चन उसने कहा है कि P का S से क्या संबंध है, किसका संबंध पूछ रहा है, P का किसके साथ में, S के साथ में। तो P किसकी मां है, Q की, Q बहन है R की, तो P R की भी मां है, R बहन है S की, तो P S की भी मां है, यानी P का S से संबंध क्या हो जाएगा, मां का। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, सिक्कों वाला सवाल हर सेट में पूछा गया। क्या पूछ रहा है, सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है, तो बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। क्या करें, 50 पैसे का सिक्का दिया है, यानी 1/2 मान लो, सिक्का हम सबको मान रहे हैं 1। ठीक, 50 पैसे का सिक्का तो 1/2, 1 रुपए का सिक्का तो 1, और 5 रुपए का सिक्का तो 5 × 1 यानी 5। इन सब का मूल्य किसके बराबर है, 1235 के। ठीक, अब जरा इसको हम सॉल्व कर लें, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 1 कम 2, तो 5 2 10 और 2 12 और 1 ये 13, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2 और 1 यानी 13/2 बराबर आएगा 1235 के। भाग दो जरा 13 का, तो 13 9 117,
कितना बचा 6 और 5 13 5 65 यानी 1 बराबर किसके आ गया 9 दूनी 80 और 5 दूनी 10 यानी 190 के। ठीक, 1 बराबर आया है 190 के। अब 5 रुपए के सिक्के भी बराबर मात्रा में है, 1 रुपए के सिक्के भी बराबर मात्रा में है और 50 पैसे के सिक्के भी बराबर मात्रा में है, ऐसा उसने लिखा है। और पूछा कि 5 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या, तो 5 रुपए सिक्कों की कुल संख्या 190 होगी, क्योंकि 1 बराबर किसके है 190 के, और सारे सिक्कों को हमने क्या माना है 1। ठीक, तो 1 बराबर 190 यानी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 190 है। ठीक, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, स्टेटमेंट मर्ज नहीं करना, सीधे सीधे दिया हुआ है तो आओ सीधे निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। टी और ओ सही है, डी और ए दोनों सही है, नहीं डी और ए गलत है। ठीक, आओ सॉल्व, कैसे पता चला कि सही और गलत है। पहला निष्कर्ष, टी और ओ के बीच में, ये टी लिखा है ये ओ लिखा है, टी और ओ के बीच कितने सिंबल्स हैं केवल और केवल दो, दोनों कौन है दादाजी। किसी को भी प्रेफरेंस दे दो क्या मिलेगा टी इज ग्रेटर देन ओ, देखो मिल रहा है ना टी इज ग्रेटर देन ओ, यानी पहला सही है। दूसरा चेक करना है डी और ए के बारे में, तो डी लिख लिया और ए लिख लिया, तो देखो कंक्लूजन तुम्हारा डी से ए जा रहा है फॉरवर्ड में, स्टेटमेंट में डी से ए बैकवर्ड लिखा है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि कंक्लूजन फॉरवर्ड जा रहे हो स्टेटमेंट बैकवर्ड, तो हमने क्या बताया है जब सिंबल्स को लिखोगे तो सिंबल्स को रिवर्स कर लेना, पलट लेना। ठीक, तो डी और ए के बीच कितने सिंबल्स हैं 2 सिंबल्स, यही 2 सिंबल्स हैं दादाजी और पिताजी। दोनों में कौन बड़ा है दादाजी, क्या मिलेगा डी इज ग्रेटर देन ए, देखो मिल रहा है क्या नहीं, ग्रेटर इक्वल टू ए चाहिए था लेकिन केवल ग्रेटर मिल रहा है, यानी सेकंड वाला गलत है। तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है ऐसा लिखा है ए में और ए लिखा है डी में, तो डी सही उत्तर हो गया। ठीक, अगला, दिए गए कथन पर विचार करके बताना है कौन सी धारणा सही है। कथन और धारणा का एक और क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का कहता है सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है। किसी एक व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, क्या स्टेटमेंट दिया गया कि सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है। तो अगर सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है ऐसा किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया, तो क्या सोच करके दिया होगा। पहला जंक्शन, सर्दी के महीनों में सूर्य जल्दी अस्त होता है। क्या उसने ये सोचा होगा क्या कि चूंकि सर्दी के मौसम में सूर्य जल्दी अस्त हो जाता है इसलिए रात में आसमान साफ रहता है। तो क्या सूर्य आसमान में रह करके आसमान को गंदा करते हैं क्या, प्रदूषण फैलाते हैं क्या, नहीं। ठीक, उसने कुछ और सोचा होगा इस स्टेटमेंट को देने के पहले कि सर्दियों के दौरान रात के समय सूर्य आसमान साफ रहता है। तो पहला जंक्शन, सर्दी के महीनों में सूर्य जल्दी अस्त होता है इस वजह से आसमान साफ रहता है, ऐसा नहीं सोचा होगा, पहला जंक्शन गलत है। दूसरा, सर्दी के मौसम में वर्षा भी हो सकती है, हमें क्या पता सर्दी के मौसम में वर्षा हो सकती है कि नहीं। जब हमको यही नहीं पता कि सर्दी के मौसम में वर्षा भी हो सकती है तो हम क्या बताएं कि सेकंड वाला अजम्पशन सही है कि नहीं। दोनों अजम्पशंस क्या हैं, गलत हैं, क्योंकि दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर दोनों में से कोई भी अजम्पशन नहीं निकलता। तो सी वाला सही है, सी लिखा है डी में तो डी वाला सही है। ठीक, सर्दियों के मौसम में रातें साफ, सर्दियों के मौसम में रातें में आसमान साफ क्यों रहता है, लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में पहुंच जाते हैं, सर्दी का मौसम होता है, प्रदूषण कम होता है इसलिए आसमान साफ रहता है, बस और कुछ थोड़ी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से AFPQV को CITBV लिखा गया है, DLNPG को फोरम लिखा गया है, तो उसी कोड में LNAGK को क्या लिखा जाएगा। अब इसका कोड पता कर लें, एक का तो कम से कम पता करें पहले, तब हमको आगे बढ़ने पे मदद मिलेगी। ठीक है, अगर हम चलते हैं तो A से C, A की वैल्यू 1 होती है, C की वैल्यू 3 होती है, A से C ये प्लस का 2 हो रहा है, F से I 6 से 9 हो रहा है यानी प्लस का 3 हो रहा है, P से T 16 से 20 यानी प्लस का 4, सीधे सीधे दिख रहा है प्लस का 4, Q से V 17 से 22 प्लस का 5 है, और V से B 22 से 2, 22 से आगे बढ़ो तो 23, 24, 25, 26 और 1 और 2 यानी प्लस का 6। ठीक, तो भैया प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 6, ये लॉजिक लगा है। ठीक है, लगातार क्रम में बढ़ रहा है।
सेम काम यहां भी चल रहा होगा, D से F प्लस का 2 है, L से O प्लस का 3, बिल्कुल सही। तो LNA GK में भी यही लगा दिया जाए, L प्लस 2 करें 12 2 14 यानी N, N प्लस 3 करें तो Q, N और Q से दो ऑप्शन है, A प्लस 4 करें तो 1 4 5 यानी कि E, N Q E मिल जाएगा। फिर प्लस का 4 करें, प्लस का 5 करें तो G प्लस 5 7 5 12 यानी कि L हो जाएगा। तो NQEL मिलता है D में और यही D हमारे प्रश्न का उत्तर बना। ठीक, अगला क्वेश्चन, B का जो संबंध EIFQ से है, सेल का वही संबंध किसके साथ होगा? प्लेस वैल्यू से देखते हैं, B से E प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 3, E से I 5 4 9 प्लस का 4 है, A से F 1 से 6 ये प्लस का 5 है, और K से Q 11 से 17 ये प्लस का 6 है, यानी +3 +4 +5 +6, जैसे पीछे वाला कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, लगभग वही पैटर्न। तो यहां पर भी प्लस का 3 करें तो 19 3 22 होता है, प्लस का 4 करें तो E आता है। ठीक, और फिर प्लस का 5 करें तो 9 5 14 यानी कि N, और प्लस का 6 करें तो R, तो VENR, बी इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा, भिन्न आकृति का पता लगाएं, इनमें से कौन सी आकृति अलग है? आओ जरा देखा जाए भैया, इनमें से कौन सी आकृति अलग है। दो ट्रायंगल दिए गए हैं जो एक दूसरे को कट कर दिए हैं, और उनमें उन ट्रायंगल्स के दो दो हिस्से क्या हैं? शेडेड हैं। यहां पर भी दो हिस्से शेडेड हैं, ठीक है, यहां पर भी दो हिस्से शेडेड हैं, यहां पर भी, ये दोनों अगल बगल हैं, ये दोनों दूर हैं, ये भी दूर हैं। तो भैया अलग किसको किया जाए? किसको अलग किया जाए आखिरकार? क्या लगेगा लॉजिक? अगर हम देखते हैं तो यहां पर ये वाला हिस्सा शेडेड है, ये इसका हिस्सा है, ये वाला हिस्सा शेडेड है, ये इसका हिस्सा है। आओ देखो जरा, बहुत बढ़िया जानदार क्वेश्चन, एकदम जानदार क्वेश्चन है भैया, बहुत लोग इसमें धोखा खा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले फिगर में जो पहला वाला ट्रायंगल है, एक हिस्सा उसका शेडेड है, फिर जो दूसरा वाला ट्रायंगल है, एक हिस्सा उसका शेडेड है पहले वाले में। ठीक, यानी दोनों ट्रायंगल्स का एक एक हिस्सा शेडेड है। यहां पर भी पहले वाले ट्रायंगल का एक हिस्सा शेडेड है, देखो ये वाला, और दूसरा जो हिस्सा शेडेड है वो दूसरे ट्रायंगल का है, ये वाला। ठीक, लेकिन बी वाले में जब आप इस ट्रायंगल को पकड़ोगे तो जो दो हिस्से शेडेड हैं वो दोनों सेम ट्रायंगल के हैं, जो दो हिस्से शेडेड हैं वो दोनों किसके हैं? इसी वाले ट्रायंगल के हैं। जबकि डी वाले में भी देखो एक हिस्सा जो शेडेड है वो इस ट्रायंगल का, और दूसरा हिस्सा जो शेडेड है वो इस ट्रायंगल का। यानी जो दो ट्रायंगल हमको दिए गए हैं और उनमें जो दो शेडेड हिस्से हैं वो दोनों शेडेड हिस्से अलग अलग ट्रायंगल्स के हैं, जबकि बी वाले में दोनों शेडेड हिस्से एक ही ट्रायंगल के, इसलिए बी वाला अलग हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आओ भाई, फिर कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आया है, लॉजिकल रीजनिंग का। कहता है गांवों में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। कथन क्या है कि गांवों में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं, ये कथन है। गांवों में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। ठीक, पहला निष्कर्ष क्या दिया गया है? पहला निष्कर्ष है सरकारी अफसरों की गांवों में अनिवार्य नियुक्ति होनी चाहिए। अगर गांवों में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? इसको रोकने के लिए सरकारी अफसरों की गांवों में अनिवार्य नियुक्ति कर देनी चाहिए। पहला निष्कर्ष है। शहरों और गांवों के मध्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि होनी चाहिए, ये दूसरा निष्कर्ष है। बताओ क्या ये दोनों निष्कर्ष सही होंगे कि गलत है? पहला निष्कर्ष क्या है? पूरी तरह से गलत। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है गांवों में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। यदि उनको गांवों में ही अपना भविष्य बेहतर लगे या उन्हें अपने भविष्य के लिए गांव में ही देखना पड़े, शहरों की ओर ना देखना पड़े, तो क्या वे अपने गांव से शहरों की ओर बसेंगे? क्या नहीं, वो गांवों से शहरों की ओर बस क्यों रहे हैं? अपने फ्यूचर के कारण, अपने बेहतर भविष्य के कारण
गांवों से शहरों की ओर बस रहे हैं। ठीक, तो पहला वाला निष्कर्ष कि सबका सरकारी अफसरों की गांवों में अनिवार्य नियुक्ति कर दी जाए, इससे क्या ये पलायन रुक जाएगा? क्या नहीं रुकेगा, इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा, बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं, और वो कह रहा है कि शहरों और गांवों के बीच जो परिवहन सेवा है उसमें वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि गांवों से शहर में आ रहे हैं तो परिवहन अच्छा होना चाहिए ताकि अच्छे से आ सकें। ठीक, जबकि कथन किसी और संदर्भ में कह रहा है कि गांवों से शहर आ रहे हैं बेहतर भविष्य के लिए, यदि उनको गांवों में ही अपना भविष्य बेहतर दिखाई देता तो शहर वो नहीं आते। तो दूसरा वाला भी निष्कर्ष गलत होगा। दोनों निष्कर्ष गलत हैं, तो सी इसका उत्तर होगा। सी लिखा है सी डी में, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास आता है कोडिंग डिकोडिंग से, जिसमें कह रहा है जे का संबंध है के से, तो जे से के प्लस का 1 होता है, यू से एस 21 से 19 माइनस का 2, यानी प्लस का 1 माइनस का 2 है, पी से एस 16 से 19 ये प्लस का 3 हो रहा है, आई से ई 9 से 5 यानी कि ये माइनस का 4 है। समझ आ गया क्या चल रहा है? +1 -2 +3 -4, तो अगली बार प्लस का 5 माइनस का 4 ये चल रहा है, माइनस का 6। ठीक, यहां पर भी देखो u से v प्लस का 1 है, r से p माइनस का 2 है, a से d प्लस का 3 है, n से j माइनस का 4 है, हो रहा है। ठीक, सेम काम अर्थ में करें तो e +1 कर देंगे तो कितना आएगा? f आ जाएगा, a -2 करेंगे तो z y क्या आएगा? y आएगा, r +3 कर देंगे तो 21 यानी u, और t -4 करेंगे तो कितना आएगा? p f y u p करके कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका बन गया उत्तर। ठीक, f y u p। ठीक, और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वेन आरेख सटीक संबंध दिखाता है? 4 वेन आरेख दिए गए, 1 2 3 4, मैमल्स, टाइगर एंड काउ, स्तनधारी, बाघ और गाय, इनका आपस में संबंध क्या होगा जानना चाहता है। ठीक, तो स्तनधारी, बाघ और गाय में, बाघ और गाय का तो आपस में कोनो संबंध है नहीं, लेकिन गाय एक स्तनधारी पशु है। स्तनधारी यानी जो बच्चों को जन्म देते हैं वो स्तनधारी पशु हो गए। ठीक, तो गाय बच्चों को जन्म देती है इसलिए स्तनधारी है। बाघ भी बच्चों को जन्म देते हैं, बाघ में भी बच्चों को जन्म देने की क्रिया होती है, अंडे तो देते नहीं, इसलिए गाय भी स्तनधारी है, बाघ भी स्तनधारी है, दोनों स्तनधारी हैं। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? गाय और बैग में आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं, लेकिन दोनों क्या है? स्तनधारी। तीसरा वाला इसका सही फिगर होगा, तीसरा दिया है बी में, तो बी इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। चलो भाई 40 क्वेश्चन हो गए और पता ही नहीं चला कब ये 40 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आज के सत्र के अपने ये 40 क्वेश्चन यहीं पर होते हैं समाप्त। ठीक, और अब आपसे जो मुलाकात होगी वो होगी अगले सत्र में। ठीक, आइए, ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ कोर्सेस और टेस्ट सीरीज हैं जो आपके लिए उपलब्ध हैं। कुछ डाउट यदि आपके मन में है किसी भी चीज को लेकर के, सर कोर्स कौन सा लेना है या कोई भी डाउट, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, जैसे ये बहुत ही नेसेसरी टेस्ट सीरीज आप सबके लिए उपलब्ध है रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर। सिर्फ प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना फोन नंबर डाल के रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर करके चेक करेंगे कोर्सेज को और बाकी चीजों को, तो आपको शुरुआत में ही ये यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज नजर आ जाएगी, जो कि क्या है? एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट यानी पूरे 160 क्वेश्चन जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग कंप्लीट मॉक टेस्ट है ये। ठीक, जिसमें कुल मिलाकर के कितने 25 टेस्ट हैं, और 5 टेस्ट सभी के लिए क्या है? फ्री है। यानी ये 5 टेस्ट कोई भी एक्सेस कर सकता है जिसके पास रीजनिंग एक्सप्रेस की ऐप है। ठीक, और टोटल 25 टेस्ट हैं जिनके लिए आप 161 रुपया कुल गुरु दक्षिणा देकर के इन 25 टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज ये बनाई हुई है बिना किसी गलती के। ठीक, अपनी तरफ से गलतियों का 1% चांस भी नहीं है, फिर भी एक आधी गलतियां अगर हो तो उसके लिए हम बैठे हैं, आप हमसे संपर्क कीजिएगा। फिलहाल ये जो टेस्ट सीरीज है ये गलती रहित टेस्ट सीरीज है और बहुत ही शानदार, एकदम यूपीएसआई की परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से है। चाहे वो मैथमेटिक्स का सेक्शन हो, जीएस का हो, हिंदी का हो या फिर रीजनिंग का, सब कुछ यूपीएसआई के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर
कैसी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वैसा है। ठीक, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। 5 टेस्ट फ्री हैं, उनको जरूर दीजिए। कम से कम वो 5 टेस्ट आप सब लोग जरूर दीजिए जो 5 टेस्ट फ्री हैं। फिर आपको लगे कि नहीं टेस्ट सीरीज में दम है, तो फिर 161 रुपए की फीस के साथ में आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो 20 और टेस्ट होंगे उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो ये टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। और टेस्ट सीरीज में आपको पीडीएफ सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है, यानी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबका पीडीएफ सोल्यूशन विद आंसर प्रोवाइड किया गया है। एक ओएमआर सीट भी आपको दी जा रही है। ठीक है, उस ओएमआर सीट के साथ में आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी टेस्ट सीरीज के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। प्रिंट आउट निकलवा करके आराम से परीक्षा का माहौल बना करके इस मॉक टेस्ट को दीजिए। ठीक, मॉक टेस्ट आवश्यक इसलिए होता है, फिर से मैं बता दूं, मॉक टेस्ट से क्वेश्चन नहीं फंसाए जाते हैं। और कोई संस्थान यदि आपसे ये कह रहा है कि हमारा मॉक टेस्ट लो, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसी मॉक टेस्ट से आएंगे, क्वेश्चन फंसा देंगे तुम्हारा, तो तुमको धूर्त बना रहा है, वो खुद धूर्त है और तुमको भी धूर्त बना रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नहीं फंसाए जाते मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट अपने आप को बेहतर करने के लिए लिया जाता है। अपने परीक्षा के दिन हमारा दिमाग, मन और शरीर हमारे नियंत्रण में रहे, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। ठीक, तो इस मॉक टेस्ट को आप सब लोग जरूर ज्वाइन करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी इस मॉक टेस्ट को शेयर करें। ये 5 मॉक टेस्ट जो फ्री हैं, सभी लोग उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, 100 बैच यूपीएसआई का कंप्लीट कोर्स है, रीजनिंग का, ज्वाइन कर सकते हैं। 574 रुपए इसकी फीस है। कंप्लीट कोर्स है, वर्बल, नॉन वर्बल, मेंटल सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। रीजनिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग, इसलिए उसको पीछे मत ढकेलो कि अरे रीजनिंग तो कर लेंगे। बच्चा जब रिजल्ट आएगा ना तो रोगे बैठ करके कि हम कर लेते रीजनिंग तो ज्यादा बेहतर था, हमने किया नहीं। ठीक, और ये सत्य मैं बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रीजनिंग कर लो, चाहे जहां से करो, लेकिन रीजनिंग मजबूत करके जाना अपनी। ठीक है, कंप्लीट कोर्स रीजनिंग का ज्वाइन कर सकते हैं। ये दक्ष बैच है, फाउंडेशन कोर्स है किसका, रीजनिंग का, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो भी परीक्षा आपको दे रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, उसकी जिम्मेदारी डीसी मिश्रा की है, रीजनिंग एक्सप्रेस की है। 780 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कोर्सेज की वैलिडिटी 1 ईयर के साथ आती है। ठीक, आरओ मेंस की परीक्षार्थी अधिकारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 31 जनवरी को आपका पेपर है, 15 क्वेश्चन रीजनिंग से मिलेंगे, चकाचक कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ कोर्सेस और टेस्ट सीरीज हैं जो रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर आप सब लोगों के लिए उपलब्ध हैं। इसको ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जो फ्री है उसको तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल रीजनिंग एक्सप्रेस का, अपने डाउट्स को आप यहां पर शेयर कर सकते हैं। इसका लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से क्लिक करके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग के क्विज भी यहां पर कराते हैं, परीक्षा संबंधी सारी जानकारी सब कुछ यहीं पर मिलता है। ठीक, चलो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं और अब मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। इस टेस्ट सीरीज को शेयर करना मत भूलना और डाउनलोड करना मत भूलना। 5 टेस्ट सीरीज आप सबके लिए फ्री हैं। ठीक, जाओ दो जा करके। चलो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।